Hello, good morning. This is my 12th lecture for the August month, and today we shall discuss about the remaining methods of measuring the distances. हम लोग डिस्टेंस मेजरिंग के मेथड्स पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने इंटेंसिटी मेथड डिस्कस कर लिया था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। फिर सेकंड मेथड हमने कॉपरनिकस पर पढ़ा। कॉपरनिकस इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, कॉपरनिकस में साइन ई और कॉस ई एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन हमारे पास आया था, और साइन थीटा के अंदर हम लोगों के पास क्या था, आरपीएस अपॉन आरपीई, ये था आपके पास साइन ई एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, और आर पीई आरपीएस अपॉन आर एस ई इज इक्वल टू आया था हमारे पास कॉस ई, जहां पर ई आपके पास एंगल ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन है। और इसके बाद हम लोगों ने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा था। केपलर्स थर्ड लॉ था हमारे पास टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे थे। इसके अंदर हमारे पास आया था T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद थोड़ा सा हमने इको मेथड भी डिस्कस किया था। और इको मेथड क्या है कि हम लोग कोई भी एक अल्ट्रासोनिक साउंड या साउंड प्रोड्यूस करते हैं बड़े हॉल या आपके पास जो हिली एरियाज है वहाँ पर, चाहे वो ताली बजा कर करो चाहे आवाज़ लगा कर करो, तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वही साउंड क्या होती है कि सामने बड़े हॉल के वॉल से या हिल्स से टकरा करके वापस हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। बस इसी चीज़ को हम लोग एको के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आपके पास जैसे कोई भी साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करने के बाद इधर जाएगी, सामने वॉल से टकराएगी और सेम साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और थोड़ी देर बाद हमें को क्या होगी, वो साउंड सुनाई देगी। तो जितनी देर में हमें वो साउंड सुनाई देगी वो टाइम इंटरवल हम लोग नोट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम, जहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है जो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर करीब 331 मीटर पर सेकंड और रूम टेम्परेचर पर 345 या 346 मीटर पर सेकंड इसकी साउंड की स्पीड होती है। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। अब इसके बाद हमारे पास आता है लेजर, रेडार और सोनार। मेथड सब वही इको मेथड ही है। इसके अंदर हम लोग जो कोई भी जो शीट वगैरह है उसके अंदर फ्लॉज वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं। अगर कोई फ्लॉज या क्रैक किसी मेटल शीट के अंदर या ब्लॉक के अंदर हो तो वहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड टकरा करके वापस लौट आएगी, और जब वो वापस लौट करके आएगी तो उस टाइम इंटरवल से हम लोग ब्लॉक या फ्लॉ की डायरेक्ट डिस्टेंस वगैरह या पोजीशन वगैरह क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लो उसके अंदर कोई फ्लॉ या क्रैक नहीं है तो वो सीधी मेटल शीट को क्रैश करके निकल जाती है। तो इस मेथड से हम लोग फ्लॉस या क्रैक भी कैलकुलेट करते हैं। 9th क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। अब इसके बाद हमारे पास आता है लेजर, रेडार और सोनार। मेथड सबका वही है, d इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। बस केवल ये है कि हमारे पास अलग अलग कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें मेजर करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों के पास सबसे पहले आता है लेजर। लेजर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated
emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. इसके अंदर लाइट एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है लाइट की स्ट्रेंथ बढ़ाना, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है प्रेरित करना या उत्तेजित करना, कोई भी वर्क करने के लिए उसे तैयार करना। और इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट पर एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की या सर्टेन वेवलेंथ की लाइट हम लोग उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। उसकी वजह से क्या होती है कि सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट उसमें से इमिट होती है। ये जो इमिटेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है। इसको हम लोग लेज़र के नाम से जानते हैं। लेज़र टेक्निक से हम लोग एक्यूरेसी के साथ है जो मून वगैरह के डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, या जो हमारे पास जो डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी इस टेक्निक से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर भी क्या होगा कि जो लेज़र लाइट जाएगी वो लेज़र लाइट, जैसे मान लो ये आपके पास रिफ्लेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, यहाँ से गई लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई, ये टाइम इंटरवल हम लोग नोट कर लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डी है, तो जा करके आना जैसे इसके अंदर होता था वैसे के वैसे इसमें जा करके आएगी, तो 2d। स्पीड ऑफ लाइट c इंटू टी, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास c इंटू टी बाई टू। c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, एयर के अंदर इसकी स्पीड या वैक्यूम में इसकी स्पीड करीब एक ही होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल हम लोग नोट कर लेंगे और इससे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहलाती है आपके पास लेज़र। जो हम लोग जो मून वगैरह के डिस्टेंस भी इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, या दूसरे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पर उनके भी डिस्टेंसेस हम लोग बहुत इजीली इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टेक्निक आपके पास कहलाती है लेज़र टेक्निक। दूसरी आती आपके पास रडार टेक्निक। रडार से भी हम लोग डिस्टेंसेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होती है, ये रडार की फुल फॉर्म है। आर ए से रेडियो, डी से डिटेक्शन, ए से एंड रेंजिंग इसके अंदर हमारे पास आती है। अब उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि रेडियो वेव या माइक्रोवेव छोड़ी जाती है। एक जैसी फ्रीक्वेंसी इनके लगभग एक जैसी होती है। थोड़ी सी इसके बाद आपके पास रेडियो वेव से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रैवल कर जाती है। और रेडियो वेव के अंदर भी क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसीज करीब करीब एक जैसी, तो इस वजह से इसे बोला जाता है। ये चीज़ हम लोग इसके अंदर छोड़ते हैं रडार के अंदर एक पर्टिकुलर से। और जिस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने, स्पेशली ये जो एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से उनकी पोजीशन, उनकी स्पीड, उनके मोशन की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए काम आती है, तो ये उससे भेजी जाती है, वहाँ से टकराएगी, टकरा करके वापस लौट करके आती है। तो यहाँ भी क्या होगा कि वही एक रिफ्लेक्शन वाला ही मैटर इसके अंदर होता है, और वही जो रेडियो वेव जो जारी आपके पास वो जा करके टकरा करके वापस आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या होगी, मान लो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है, तो गई वापस आई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2d इज इक्वल टू c इंटू टी। सी यहाँ पर वही स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। और d इज इक्वल टू अगेन आपके पास आ जाएगा ct/2। आपके पास टाइम इंटरवल आपको कैलकुलेट करना है कि हम लोगों ने जो रडार के अंदर जो वेव भेजी है वो वेव कितनी डिस्टेंस तक जाएगी, मतलब कितने टाइम इंटरवल के बाद, छोड़ने के बाद कितने टाइम इंटरवल में रिफ्लेक्ट होकर के आती है।
उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा c इंटू टी बाई टू। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि लाइट चाहे कोई सी भी हो, लेजर लाइट हो या आपके पास रेडियो वेव्स हो या कोई सी भी वेव हो, सबकी जो स्पीड है वो सबकी क्या होती है, सेम होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे आपके पास है जो विजिबल रेडिएशन रेंज हो, या अल्ट्रा वायलेट रेज हो, या एक्स रेज हो, या गामा रेज हो, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी उसी के अंदर शामिल है, विजिबल रेडिएशन के अंदर सबकी स्पीड क्या होती है, सेम। एयर के अंदर सबकी स्पीड सेम, वाटर के अंदर सबकी स्पीड सेम, और मीडियम्स के अंदर सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती। यानी कि एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही सारी लाइट या ये जो सारी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये सारी की सारी अगर मान लो वाटर के अंदर चलती है तो इनकी होता है 2.5 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर ये स्पीड और कम हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने बता ही दिया कि वाटर के इसके एयर और वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये वाली वैल्यू अगर एयर के अंदर, यहाँ के केस में एयर के अंदर ही है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसके अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे। टाइम इंटरवल आपको नोट करने के बाद हम लोग डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो रडार से हम लोगों को कोई भी प्लेन की पोजीशन, उसकी स्पीड, उसके मोशन की डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को रडार से पता चल जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये भी एक मेथड है, जिसे हम लोग रडार मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज आती सोनार। यह भी एक मेथड और डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि ओशियंस वगैरह के अंदर, वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिस्टेंस, उनकी पोजीशन, उनकी स्पीड, उनकी डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग किससे मेज़र करते हैं, सोनार से मेज़र करते हैं। इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं वाटर के अंदर, तो ये वाटर के अंदर जाएगा। जैसे ओशन की डेप्थ फाइंड करनी है तो जाएगा, ओशन के जो बॉटम है उससे टकराएगा, वापस आएगा। जाने और आने का टाइम इंटरवल हम लोग नोट कर लेते हैं। जो सेंडिंग है और रिसेप्शन है, ये दोनों के टाइम इंटरवल नोट कर लिया जाता है। और नोट करने के बाद जैसे मान लो आपका सोनार एपरेटस से कोई भी एक जहाज है और ये डेप्थ है, यहाँ से आपके पास भेजा, वापस आया, तो इस और पूरे प्रोसेस में मान लो इसकी डेप्थ d है, तो क्योंकि गई और वापस लौट करके आई तो कितना आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू वही v × t/2। v क्या होगी यहाँ पर, स्पीड ऑफ साउंड होगी। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर आप चाहे भले इंफ्रासोनिक साउंड लो, चाहे अल्ट्रासोनिक साउंड लो, चाहे आपके पास दूसरे जो हियरिंग साउंड ले लें, कोई सी भी साउंड ले लें, वो सारी की सारी ऑडिबल जो साउंड है वो ले लें, तो सारी की सारी जो साउंड होती है वो कौन सी आएगी, इसके अंदर सबकी स्पीड सेम रहेगी। एयर के अंदर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, जब मैं एको मेथड बता रहा था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, या रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, तभी मैंने आपको बता दिया था कि इसकी एयर के अंदर स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, वाटर के अंदर होती 1450 मीटर पर सेकेंड, और मेटल्स वगैरह के अंदर, इसके अंदर अलग अलग मेटल्स में इसकी स्पीड क्या होती, अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा होती है करीब जो आपके पास इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो करीब होती है 6800 मीटर पर सेकेंड के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो d इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, v × t/2, और v एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर के अंदर यही स्पीड ऑफ साउंड आपके पास करीब करीब हो जाती है 1450 मीटर पर सेकेंड।
और अगर मान लो यही चीज़ हम लोग मेटल्स वगैरह के अंदर करें, अलग अलग मेटल्स में अलग अलग होती है, 6800 मीटर पर सेकंड के आसपास इसकी वैल्यू पहुंच जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ता है। अगर रूम टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो वी एयर इज इक्वल टू आपके पास करीब करीब आ जाता है 346 मीटर पर सेकंड। एक रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यूज होती है। ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर जब आप लोगों को न्यूमेरिकल देंगे उसके अंदर आप लोगों को स्पीड ऑफ साउंड में नॉर्मली दे दी जाती है। अगर नहीं हो तो फिर आप लोगों को ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ये जो मेथड्स है, इन मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपके पास आएगा। साउंड नेविगेशन एंड और रेंजिंग आपके पास इसके अंदर वैल्यूज रहती है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड से हम लोग डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेंसिटी मेथड हो, कॉपरनिकस हो, केपलर्स थर्ड लॉ हो, इको मेथड हो, लेजर टेक्निक हो, रेडार हो, सोनार हो, ये सारी की सारी हमें डिस्टेंसेस मेजर करने की टेक्निक्स हम लोगों को बताती है। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने जो इसके अंदर जो टेक्निक्स इसके अंदर कंसीडर की है वो सारी के सारी टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इसमें ट्रायंगुलर मेथड किया था। इसमें 2 केस किए थे। कौन सा, एक अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट, एक नॉन अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 केसेस हम लोगों ने किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो किया वो था आपके पास पैरेलैक्स मेथड। जिस पैरेलैक्स मेथड से हम लोगों ने सन और मून की डिस्टेंसेस कैलकुलेट की, उनकी डायमीटर्स कैलकुलेट की, अर्थ की डायमीटर और रेडियस इस मेथड से कैलकुलेट की हम लोगों ने। इसके अलावा डिस्टेंट स्टार्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए। फिर उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी मेथड आया। डिस्टेंट स्टार और सन वगैरह की डिस्टेंस हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं और इसमें सन की इंटेंसिटी, सन की डिस्टेंस हम लोगों को पता है, तो वो वैल्यू हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करके और उसे फाइंड कर लेते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है कॉपरनिकस मेथड। इसमें इंफीरियर प्लैनेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंफीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इंफीरियर प्लैनेट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों के में जो वो प्लैनेट्स जिनकी डिस्टेंस अर्थ के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, उन्हें हम लोग इंफीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और वो सारे के सारे प्लैनेट्स जिनकी डिस्टेंसेस अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती उन्हें हम लोग सुपीरियर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तो 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक होता है इंफीरियर प्लैनेट और दूसरा होता है सुपीरियर प्लैनेट। इंफीरियर प्लैनेट के लिए कॉपरनिकस मेथड काम आता है और सुपीरियर प्लैनेट के लिए केपलर्स थर्ड लॉ काम में आता है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए एक जैसे फॉर्मूले वाले, सबके फॉर्मूले वही होते हैं, V/T/2 वाला। इको मेथड अल्ट्रासोनिक साउंड से यूज किया जाता है या साउंड से यूज किया जाता है, नॉर्मल ऑडिबल साउंड भी इसमें यूज की जाती है। लेजर मेथड, इसके अंदर आप लोग लेजर लाइट का यूज करते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, तो बिना डेविएट होते हुए ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर लेती है। और इसके बाद आपके पास रेडार मेथड आता है जिससे हम लोग एरोप्लेन्स की पोजीशन और डिस्टेंसेस और स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद सोनार मेथड आता है जिसमें डेप्थ ऑफ ओशियन होता है, टारपीडोज होता है, या आपके पास जो सबमरीन्स होती है उनकी डिस्टेंस, उनकी पोजीशन और बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आकर के हमारे पास मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस कंप्लीट हुआ। और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बाद अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के पास बाकी की चीज़ें आगे हम लोग और स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों के पास है जो न्यूक्लियर जो डिस्टेंसेस कैसे मेज़र की जाती है, एटॉमिक जो साइजेज होती है
वो डिस्टेंसेस कैसे मेज़र की जाती है, वो सारी की सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं।